स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज के बारे में। सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रोग होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका वंशागमन हो जाता है, इसीलिए इसको वंशानुगत रोग कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया इज ए इनहेरिटेंस डिजीज, इट मीन हेरिडिटी डिजीज। अब सिकल सेल एनीमिया होता किस कारण से है? सिकल सेल एनीमिया हमारे दैहिक गुणसूत्र क्रमांक 11 में असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। दिस डिजीज इज प्रोड्यूस्ड इन सोमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर 11 बाई abnormality. By this abnormality, this the formation of hemoglobin beta chain, the formation of hemoglobin beta chain, sixth position a acid is found called glutamic acid, but it is replaced by valine acid. क्योंकि इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि जो सामान्य व्यक्ति है और एक रोगी व्यक्ति, तो सामान्य व्यक्ति में तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण करने वाली दोनों चैन अल्फा और बीटा सामान्य होती है, और जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें अल्फा चैन तो सामान्य होती है, लेकिन उसकी जो बीटा चैन होती है उस बीटा चैन में छठे स्थान पर पाया जाने वाला ग्लूटामिक एसिड उसका वैलिन एसिड के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसके दैहिक गुणसूत्र क्रमांक जो 11 है उसमें असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। तो असामान्यता की वजह से ग्लूटामिक नामन करके वैलिन अम्ल बन जाता है, और इस कारण से जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, वो सामान्यतः गोल ना होकर के हंसियाकार हो जाती हैं। The abnormality of the somatic chromosomes number 11 in patient in a beta chain of hemoglobin on 6th position, glutamic acid is replaced by valine acid. Due to this, RBC shape is not spherical, it just convert into sickle shaped, और ऐसे व्यक्तियों में फिर हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो सकता। नो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन सच पर्सन्स व्हिच डिजीज्ड बाय सिकल सेल। अब आप समझेंगे, और जब आरबीसी की जो शेप है वो स्फेरिकल गोलाकार नहीं होगी, हंसिया के समान हो जाएगी, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन वो नहीं कर पाएगी। नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सिकल सेल, क्योंकि O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी की स्फेरिकल शेप से होता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग करती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पर तो आरबीसी की शेप कैसी है? स्फेरिकल है ही नहीं है। कैसी है? सिकल शेप है। तो सिकल शेप होगी तो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, और बॉन्डिंग नहीं होगी तो O2 ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन तक नहीं हो पाएगा। उसका कारण जानेंगे कि किस कारण से होता है। तो देखिए, ये नॉर्मल पर्सन है और ये पेशेंट है।
तो इनका जो डीएनए है तो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं और उनके बीच में क्या होते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। डीएनए की जो रज्जुएं होती है उसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के डीएनए में यहाँ पर क्या है गुआनिन एडिनिन गुआनिन, गुआनिन एडिनिन गुआनिन जो ट्रिपलेट कोडन होता है। ट्रिपलेट कोडन के अकॉर्डिंग ही मतलब आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जो नॉर्मल पर्सन है यहाँ पर क्या आएगा जीटीजी गुआनिन थाइमीन गुआनिन। तो यहाँ पर जो अपना 11 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है इसमें क्या हो रही है एबनॉर्मेलिटी। नंबर क्रोमोसोम से क्या हो रही है एबनॉर्मेलिटी, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर थाइमीन आ रहा है। अब डीएनए की तो डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में यदि जीजी होगा तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा गुआनिन के सामने क्या आएगा साइटोसिन, एडेनिन के सामने क्या आएगा थाइमीन और फिर गुआनिन के सामने क्या आएगा साइटोसिन। तो सीटीसी का फॉर्मेशन होगा और इधर गुआनिन के स्थान पर साइटोसिन, थाइमीन के स्थान पर एडेनिन और गुआनिन के स्थान पर साइटोसिन CAC और यहाँ CTC का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो क्या है अपने डीएनए स्ट्रैंड है। समझाने की अब ये डीएनए है तो इसकी जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है कोडिंग जो स्ट्रैंड है उससे क्या होगा आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो ये टर्न वापस आ जाएगा साइटोसिन के स्थान पर क्या बनेगा गुआनिन, थाइमीन के स्थान पर क्या बनेगा एडेनिन, आरएनए है तो यहाँ इसके स्थान पर क्या बनेगा थाइमीन के स्थान पर एडेनिन और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर एडेनिन ही बनेगा। तो क्या हो गया एडेनिन और साइटोसिन के स्थान पर गुआनिन। बट यहाँ पर जो है गुआनिन और गुआनिन ये एडेनिन है। डीएनए में तो एडेनिन की जो स्ट्रैंड होती है मतलब डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वहाँ तो एडेनिन के सामने थाइमीन बन सकता था, लेकिन आरएनए में थाइमीन होता ही नहीं है। प्रिमडीन होता है ना, तो प्रिमडीन में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है यूरेसिल होता है। तो यहाँ एडेनिन के स्थान पर क्या बनेगा यूरेसिल। तो यहाँ तो थाइमीन था, एडेनिन तो पाया जाता है बट एडेनिन के स्थान पर थाइमीन आरएनए में नहीं होता। तो GAG के स्थान पर क्या बन जाएगा बेटा GUG बन जाएगा। तो ये GAG पता क्या करता है, ये करता है अपना ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये कैसी अपनी सामान्य प्रोटीन होती है। ग्लूटामिक एसिड 6 स्थान पर अपने है बीटा चेन में, लेकिन जो पेशेंट है यहाँ पर 6 स्थान पर ग्लूटामिक एसिड नहीं आ रहा क्योंकि यूनिसेल आ गया। अब यह यूनिसेल की वजह से यहाँ पर किसका होगा वैलिन। वैलेन प्रोटीन और ये कैसी है उत्परिवर्तित म्यूटेंट है, म्यूटेंट प्रोटीन कन्वर्ट प्रोटीन है। और इस वैलिन की वजह से ही क्या है जो आरबीसी की जो शेप है स्फेरिकल ना होकर के कैसे हो जाएगी सिकल शेप हो जाती है। अब जब ऐसी हो जाएगी तो फिर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बॉन्डिंग नहीं होगी और बॉडी के अंदर ओपन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो ये डिजीज कैसी होगी अपनी सिकल सेल एनीमिया डिजीज। इसका एग्जांपल अपने पता था मल्टीपल एलील्स में, इसका अपने एग्जांपल पढ़ा था।
सिकल सेल एनीमिया, ठीक है कि नहीं। अब जो दूसरी डिजीज है वो हम आपको बताएंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया यूरिया ये भी क्या है, एक एलिंग गुणसूत्र क्रमांक 12 में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। एलिंग गुणसूत्र क्रमांक 12, तो एलिंग गुणसूत्र क्रमांक होते हैं क्या बोलेंगे अपन इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एलिंग गुणसूत्र हो गया, ऐसे लिखते इसको मैं, एलिंग गुणसूत्र क्रमांक 12 में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑटोसोम्स सीरियल नंबर 12 में म्यूटेशन की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इन क्रोमोसोम्स नंबर 12, ठीक है ना। तो इसमें जब म्यूटेशन होता है तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ये कैसा एक अप्रभावी रोग होता है, यानी कि एक रेसेसिव डिजीज है, अप्रभावी रोग रेसेसिव डिजीज होता है। और अगर कोई पर्सन इस डिजीज से ग्रसित हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसमें जो फेनिल एलिनीन है, जो प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या बताया था मैंने, फिनाइल एलिनीन, फिनाइल एलिनीन का टायरोसिन में कन्वर्सन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिनाइल एलिनीन डिहाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण नहीं हो पाता। फिनाइल एलिनीन का टायरोसिन में कन्वर्सन कब होगा? जब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, फिनाइल एलिनीन डिहाइड्रोक्सिलेज due to the presence of enzyme phenylalanine dehydroxylase, then phenylalanine just converted to tyrosine, but mutational changes in chromosomes number 12, so phenylalanine is not converted to tyrosine due to the absence of phenylalanine hydroxylase, फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज। क्योंकि जो अपना क्रोमोसोम्स 11 नंबर है, तो इसमें म्यूटेशन की वजह से इसका सिंथेसिस, इसका फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, और नहीं होगा तो एब्सेंट होगा, और एब्सेंट होगा तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कहाँ जाएगा? तो ये हमारी बॉडी की जैसे कि ब्रेन है, मस्तिष्क है और अन्य भागों में एकत्रित होने लग जाता है। फिनाइल एलिनीन जब टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारी बॉडी के ब्रेन वगैरह में जमा होने लग जाता है, और ब्रेन के अंदर जो मेरु द्रव भरा होता है ना, स्पाइनो सेरिब्रल फ्लूइड, उसमें जमा होकर के क्या करता है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है व्यक्ति को, एक मेंटली वीकनेस प्रोड्यूस कर देता है, मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। और इस बीमारी से जो बच्चे पीड़ित होते हैं उनको फिनाइल एलिनीन जड़ बुद्धि बोलते हैं। फिनाइल एलिनीन
जड़ बुद्धि, फिनाइल एलेनिन जड़ बुद्धि, यानी फीबल माइंडेड, फ्रॉम फिनाइल एलेनिन फीबल माइंडेड होता है, यानी मेंटली रिटार्टेड वो जो चिल्ड्रन होते हैं जो इस डिजीज से इन्फेक्ट होते हैं, वो इस क्या कहलाते हैं, फिनाइल एलेनिन फीबल माइंड या मेंटली रिटार्टेड कहलाते हैं। और ये जो अपनी जो किडनी है, इसके द्वारा भी इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है, यानी फिनाइल एलोनिन का जो अवशोषण है वो हमारे वृक्कों के द्वारा भी कम हो जाता है, जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो भी कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और लेस हो जाएगा, जब अवशोषण नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, यूरिन के थ्रू शरीर से पास आउट हो जाएगा। और जब फिनाइल एलेनिन वृक्कों के द्वारा कम मात्रा में अवशोषित होता है तो मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की डिजीज है, एक रोग है, और एलिंग गुणसूत्र की वजह से होता है। इससे पहले अपन ने बताया था लिंग गुणसूत्रीय विकार, और ये कैसे हैं, अपने एलिंग गुणसूत्रीय विकार। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर 36 समाप्त हो जाता है। कल आपको 37 म्यूटेशन, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें।